पढ़ा है आपने उसको? अब एक बार फिर आप जाके पढ़िएगा पूरे को, बहुत सक्षम, बहुत। अब मैं तुमको याद ही करवा देता हूं। देखो, एक बात आपने सल्तनत काल में भी देखा था कि कई प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी। आपने नसक का नाम सुना, कानकूत का नाम सुना, बटाई का नाम सुना, ये तीनों तो याद रहेगा। लेकिन आपने देखा कि उस समय राज्य का प्रयास था, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत पद्धति लागू की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको साम्राज्य में विस्तार करना चाहा था। आगे शेर शाह ने उसको जब्ती पद्धति के रूप में डेवलप किया था। तो क्या आप बता सकते हो कि राज्य के द्वारा भूमि माप पर आधारित कोई न कोई पद्धति को विकसित करने का प्रयास किया जाता था, उसकी वजह क्या थी? राज्य के द्वारा यह प्रयास इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व पद्धति का विस्तार होगा तो ग्रामीण संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ेगा। यही कोशिश शेर शाह ने की थी, यही कोशिश अकबर ने की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शेर शाह की भू राजस्व पद्धति और अकबर की पद्धति इसकी तुलना करने पर कुछ अंतर आपको नजर आएंगे। हालांकि उद्देश्य के स्तर पर तो शेर शाह ने ही अंतर ला दिया था। शेर शाह ने यह अवधारणा स्थापित की थी कि किसानों की सुरक्षा के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है, और अकबर ने इसे क्रियान्वित करने के लिए कुछ और भी नए प्रयोग किए थे। तो अब पहली बात, अगर भू राजस्व पद्धति में आप देखो उसमें क्या तब्दीली लाई, तो पहली थी कि भूमि की माप। तो भूमि की माप में शेर शाह ने गज ए सिकंदरी का सहारा लिया था, और शेर शाह की पद्धति कहलाती थी जरीब। जरीब का मतलब होता था पटुए की बनी रस्सी। तो पटुए की बनी रस्सी से अगर तुम भूमि को मापते हो तो उसमें थोड़ा एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आएगी। एक्यूरेसी की प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि जो पटुए की रस्सी है वो थोड़ा मुड़ तुड़ जाएगी। तो मुड़ तुड़ जाएगी तो मेजरमेंट में उतने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ पाएगा। अकबर ने उसे और सक्षम बनाने के लिए जरीब की जगह तनाव का विकास किया। दैट वाज कॉल्ड तनाव। वो तनाव में क्या है कि बांस से लगे हुए लोहे का छल्ला, बांस से लगे हुए लोहे के छल्ला से हमारा आशय यह है, आपका ध्यान यहां नहीं है, ध्यान कहीं जाएगा तो फिर बांस से लगे हुए लोहे का छल्ला भूल जाओ। शेर शाह और अकबर दोनों में क्या पद्धति में अंतर बताइए तो, बस यही दिक्कत होती है। आप लोगों को टेंशन नहीं होता, आप लोगों को लेके मुझे बहुत टेंशन होता है। आप क्लास में कोई भी दिमाग इधर उधर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड हियर। तो उसने पटवे की बनी रस्सी में तो समझ सकते हो, तोड़ोगे थोड़ा मुड़ जाएगा, अगर 5 बार मेजरमेंट करोगे थोड़ा थोड़ा अंतर। अब आजकल जो अमीन जो लोहे का छल्ला पकड़ता है, देखियो कभी अमीन जो लोहे का छल्ला मुड़ेगा तो अगर टाइट रखोगे तो एक्यूरेट माप निकलेगा। तो अकबर ने उसको डेवलप किया था लोहे का छल्ला का, है कि नहीं। और अकबर का जो माप था वो गज सिकंदरी से थोड़ा सा लंबा था, उसको 3/4 बड़ा था आकार में। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों ने बीघा को आधार बनाया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, इसमें एक्यूरेसी अकबर में ज्यादा है। अब दूसरा है भूमि का वर्गीकरण। तो शेर शाह ने भूमि का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी में तो वर्गीकरण नहीं था, याद है कि नहीं। शेर शाह ने वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया, उत्तम, मध्यम और निम्न। अकबर ने सोचा कि यार उत्तम, मध्यम, निम्न उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण आपने कर दिया, ऐसा भी तो संभव है किसी खेत में 2 वर्ष उपज ही नहीं होती हो, और जब उपज होती हो तो खूब होती हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अकबर ने पहला आधार बनाया कृषि की बारंबारता को। कृषि की बारंबारता के आधार पर उसने भूमि के 4 कैटेगरी पहले निर्धारित कर दिए। पहले कहा पोलज, वैसी भूमि जिसमें वर्ष में 2 बार खेती होगी। दूसरा कहा परती, कि 1 साल खेती होगी, 1 साल वो पड़ती रहेगी। तीसरा कहा चाचर, 2-3 साल तक खेती नहीं होगी। चौथा कहा बंजर, 5 वर्षों तक खेती नहीं होगी। तो उसने उसी तरह से भू राजस्व निर्धारित करना है, क्योंकि अब मान लो पड़ती, अगर पुलज है तो उसमें प्रत्येक वर्ष कर लगे, ऐसा पड़ती है तो 1 वर्ष कर लगे, दूसरे वर्ष नहीं लगे। चाचर में 2-3 वर्ष में 1 बार कर लगे, और बंजर में 5 वर्ष तक कर ना लगे। तो उसमें ऐसा नहीं है आपको कि अब राजस्व अधिकारी आपसे प्रत्येक वर्ष कर लेगा, लेकिन कैसे लेगा, तो अब पड़ती में 2 वर्ष की खेती को, 1 वर्ष की खेती को 2 वर्ष में बांट देगा, और चाचर में 3 वर्ष की खेती को, 1 वर्ष की खेती को 3 वर्ष में बांट देगा, और बंजर में 5 वर्ष तक कर नहीं लगेगा, उसके बाद उसी के मुताबिक मार्जिनल कर लगेगा। और इतना ही नहीं, फिर अकबर ने सोचा कि भाई पड़ती में भी तो एक कैटेगरी नहीं है, चाचर में भी एक कैटेगरी नहीं है, बंजर में भी एक कैटेगरी नहीं, इसका भी तो अलग अलग कैटेगरी है। तो उसने क्या किया कि उसमें भी पड़ती में, पोलज में, चाचर में, बंजर में
उन सब में उसने विशेषकर पोलज चाचर में उसने उसे फिर उत्पादकता के आधार पर दूसरी बार बांट दिया, उत्तम, मध्यम और निम्न। उसे क्या हुआ, उत्तम पोलज, मध्यम पोलज, निम्न पोलज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पोलज में भी तो किसी में उपज ज्यादा है, किसी में कम है। बर्फ में कोई उपज होने से नहीं है, जमीन में तो अंतर है। उत्तम प्रति, मध्यम प्रति, निम्न प्रति, उत्तर चाचर, मध्यम चाचर, निम्न चाचर, उत्तम बंजर, मध्यम बंजर, निम्न बंजर। तो टोटल लैंड का 12 कैटेगरी हो गया, उसी के मुताबिक कितना साइंटिफिक कर दिया अकबर। देख रहे हो अंतर पता चल रहा है। तीसरा उसका है कि भाई भू राजस्व का निर्धारण। तो शेरशाह ने तो एक दर तालिका बनाई थी, लेकिन शेरशाह की दर तालिका में एक समस्या यह थी, उसने जो राय बनाई थी उसमें एक दिक्कत यह थी कि शेरशाह राजधानी के आसपास में जो, जैसे अब राज्य विकल्प देता था किसानों को कि आप अनाज और नगद दोनों में दीजिए। राज्य का प्रयास होता था कि किसान नगद में दे। तो किसान नगद में तभी देंगे जब तुम किसान को इनकरेज करोगे। अगर उनको तुम बेहतर सुविधा दोगे कि भाई आप अनाज के बजाय नगद में दोगे तो आपके साथ जस्टिस होगा। तो शेरशाह के काल में क्या होता था कि जो जैसे अनाज का नगद में परिवर्तन करने के लिए तो आपको एक रेट देना पड़ेगा कि भाई गेहूं पर कितना, धान पर कितना, है ना, तो नगदी फसल पर कितना। तो उसमें क्या होता था कि उस शेरशाह की जो दर तालिका थी उसमें एक समस्या क्या थी कि वह, हाँ नहीं सॉरी, पहले दर तालिका तो बाद में करेंगे, वो चौथा पर चले। सबसे पहला था कि किसानों से कितना अंश लिया जाए। तो ये इन प्रिंसिपल तय हुआ कि किसानों से कुल उत्पादन का 1/3 लिया जाए। अब 1/3 का निर्धारण कैसे होगा? तो शेरशाह के काल में क्या होता था, किसी एक वर्ष की उपज को आधार बना के उसका निर्धारण कर दिया जाता था। तो उसमें समस्या बच रही थी कि मान लो अगर इस वर्ष फसल नष्ट हो गई और राजस्व अधिकारी आया तो कम देखेगा, उत्पादन कम है, उसी आधार पर राज्य का दर निर्धारित कर देगा, और अगले साल फसल ज्यादा होगी तो राज्य को तो घाटा उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत जाओ तो उस साल फसल बहुत अच्छी हो गई तो उसके आधार पर राज्य अगर तय कर देगा और अगले साल फसल अच्छी नहीं हो तो किसानों पर दबाव पड़ेगा। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है कि अब अकबर ने क्या किया कि 10 वर्षों का औसत निकाल दिया। जैसे 1582 में जब टोडरमल बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसको कहते हो जब्ती अथवा आईन ए दहशाला, इसलिए इसको आईन ए दहशाला कहा जाता है। तो 10 वर्ष का दर वहां पर फिक्स किया गया, औसत निकाला गया। तो 10 वर्ष के दर का औसत कैसे निकाला गया? तो अब 1571 से 1581 तक जो 10 वर्ष की दर थी, उस 10 वर्ष को, सॉरी 10 वर्ष का जो उत्पादन था उसका औसत निकाल के तब 1/3 राज्य का दर निर्धारित किया गया। देखो कितना साइंटिफिक जा रहा है। अब चौथी समस्या है कि अगर राज्य नगद मिले तो नगद का निर्धारण कैसे? तो शेरशाह के समय समस्या यह थी कि राजधानी के आसपास जो प्राइस रहता था उसके आधार पर राज्य फिक्स कर देता था। अब तुम अनुमान कर सकते हो कि अगर किसी किसान को जौनपुर में 10 मन गेहूं भू राजस्व के रूप में देना है तो राज्य निर्धारित कर दिया दिल्ली के आसपास हमेशा ग्रेन्स का कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो उसने निर्धारित कर दिया 5 दाम प्रति मन के हिसाब से 50 दाम आपको देना है। और जब वो जौनपुर का बेचारा किसान जब अपने लोकल मार्केट में बेचने गया तो वहां पर उसको दर मिला 4 दाम प्रति मन, तो उसको 40 दाम मिले। तो 10 दाम तो अपने घर से देगा नहीं, कहेगा कि ठीक है अनाज में ले लीजिए, हम नहीं देंगे नगद में। तो उसे बचने के लिए अकबर ने क्या किया कि पूरे साम्राज्य में प्रत्येक क्षेत्र को अलग दस्तूर बना दिया, प्राइस रीजन, कि जहां प्राइस की प्रवृत्ति एक तरह की हो। जैसे मान लो दिल्ली है तो दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक एक प्राइस रीजन बना दिया, अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक दूसरा प्राइस रीजन बना दिया, और उस क्षेत्र के किसान को अपने दस्तूर के दर के आधार पर देना है, न कि दिल्ली की राजधानी के कॉस्ट के आधार पर। उसमें भी उसने दोबारा सावधानी यह बरती कि उसमें किसी एक वर्ष के मूल्य को आधार नहीं बनाना है, क्योंकि अगर मान लो उस साल अगर क्रॉप फेलियर हुआ हो तो उसका दर ज्यादा हो जाएगा, फिर उस साल उस अनाज की कीमत ज्यादा हो जाएगी, और अगर क्रॉप ज्यादा बम्पर हुआ है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिर जाएगी। इसलिए 10 वर्षों के प्राइस का एवरेज निकाला और तब वो प्रत्येक दस्तूर में 10 वर्षों के प्राइस के एवरेज के आधार पर फिक्स किया। अब देखो कितना साइंटिफिक है। और लास्ट तुम कर सकते हो कि उसने और भी ज्यादा भू राजस्व प्रशासन को चुस्त बनाया। राजस्व अधिकारियों को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया, दस्तूर उल अमल। उनको एक विशेष निर्देशों का पालन करना होता राजस्व की वसूली में। तो इसी तरह से शेरशाह की पद्धति में आपको अकबर का संशोधन लाना पड़ेगा। याद हो गया? आपको लिखवाना भी पड़ेगा। आप नीचे देख दीजिए और जो प्रश्न सामने उसके आधार पर दीजिए। हाँ लिखिए, लिखिए, मध्यकाल में राजकीय आमदनी का मुख्य स्रोत, मध्यकाल में राजकीय आमदनी का मुख्य स्रोत, मध्यकाल में राजकीय आमदनी का मुख्य स्रोत
राजकीय आमदनी का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। इसलिए 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 राज्य की संरचना, राज्य, इसलिए राज्य की सफलता के लिए, राज्य की सफलता के लिए एक सक्षम भू राजस्व व्यवस्था आवश्यक थी। एक सक्षम भू राजस्व व्यवस्था आवश्यक थी। एक सक्षम भू राजस्व व्यवस्था आवश्यक थी। आवश्यक थी। इस दिशा में शेरशाह ने एक बड़ा ही व्यावहारिक कदम उठाया था। एक बड़ा ही व्यावहारिक कदम उठाया था और वह था कि राजस्व वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि का प्रयास, राजस्व वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि का प्रयास, राजस्व वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि का प्रयास, उत्पादन वृद्धि का प्रयास तथा राजस्व वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि का प्रयास तथा राज्य एवं किसानों के हितों में सामंजस्य लाना, राज्य एवं किसानों के हितों में सामंजस्य लाना, सामंजस्य लाना, उसने यह स्थापित करने का प्रयास किया था। उसने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि किसानों की सुरक्षा के बिना, उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। वृद्धि संभव नहीं है। आगे अकबर ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अकबर ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब पैराग्राफ के लिखो, अकबर के द्वारा उठाए गए कदम, पॉइंट करवा देता हूं। अकबर के द्वारा उठाए गए कदम, दे दो, दे के पॉइंट फर्स्ट लिखो कि भूमि माप की पद्धति को ज्यादा सटीक बनाने का प्रयास, डैश देकर लिखिएगा। शेरशाह के द्वारा अकबर के द्वारा उठाए गए कदम, डैश दे दो, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो कि भूमि माप की पॉइंट करवा देता हूं। अकबर के द्वारा उठाए गए कदम, डैश दे दो, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो कि भूमि माप की पद्धति को ज्यादा सटीक बनाने का प्रयास, डैश देकर लिखिएगा। शेरशाह के द्वारा गज ए सिकंदरी का प्रयोग करने का प्रयास, ज्यादा सटीक बनाने का प्रयास, डैश देकर लिखिएगा। शेरशाह के द्वारा गज ए सिकंदरी का प्रयोग
शेरशाह की के द्वारा गज ए सिकंदरी का प्रयोग, गज ए सिकंदरी का प्रयोग जबकि अकबर के द्वारा इलाही गज, जबकि अकबर के द्वारा इलाही गज, अकबर के द्वारा इलाही गज, इलाही गज का उपयोग, अकबर के द्वारा इलाही गज का उपयोग, इलाही गज का उपयोग है ना। अब उसी में इसी पॉइंट में लिखना, हाँ हाँ, अकबर के द्वारा शेरशाह के द्वारा पटुए की रस्सी से, शेरशाह के द्वारा पटुआ लिख सकते हो, पटुए की रस्सी से निर्मित जरीब, पटुए की रस्सी से निर्मित जरीब, पटुए की रस्सी से निर्मित जरीब का उपयोग लिख नहीं सकते जरीब, जब मैं तो बराबर बोर्ड में देख रहे हो, जरीब का उपयोग, हाँ 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 हाँ, वहीं अकबर ने बांस से जुड़े हुए लोहे के छल्ले, बांस से जुड़े हुए लोहे के छल्ले का उपयोग किया, बांस से जुड़े हुए लोहे के छल्ले का उपयोग किया, इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, पॉइंट 2 है, हाँ 1, हाँ अच्छा पॉइंट 2, हाँ लिखिएगा, हाँ, भूमि का वर्गीकरण, हाँ हाँ देकर शेरशाह के द्वारा उत्पादकता को आधार बनाया जाना, शेरशाह के द्वारा उत्पादकता को आधार बनाया जाना। तुम लोग अपना उत्तर लिखने में आधा सेंटेंस नहीं लिखोगे, बनाया जाना, ये हम तुमको अपना याद रखने के लिए देते हैं, लेकिन आप लोग लिखने के समय आप लोग वही काम करने लगते हो, तो उसमें आपको मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, उत्पादकता को आधार बनाया जाना, आपको पूरा लिखना है, उत्पादकता को आधार बनाया, पूरा सेंटेंस लिख के भी शॉर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आधा सेंटेंस लिखना पड़े। उत्पादकता को आधार बनाया जाना, वहीं अकबर के द्वारा पहला आधार बारंबारता, हाँ, अकबर के द्वारा पहला आधार कृषि की बारंबारता को बनाया जाना, पहला आधार कृषि की बारंबारता को बनाता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आधा सेंटेंस लिखने देते हैं, लेकिन आप लोग लिखने के समय आप लोग वही काम करने लगते हो, तो उसमें आपको मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, उत्पादकता को आधार बनाया जाना, आपको पूरा लिखना है, उत्पादकता को आधार बनाया, पूरा सेंटेंस लिख के भी शॉर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आधा सेंटेंस लिखना पड़े। उत्पादकता को आधार बनाया जाना, वहीं अकबर के द्वारा पहला आधार बारंबारता, हाँ, अकबर के द्वारा पहला आधार कृषि की बारंबारता को बनाया जाना, पहला आधार कृषि की बारंबारता को बनाया जाना। देखो तो क्या है, फिर क्यों ऐसा डाउन हो रहा है बार बार। हाँ, कृषि की बारंबारता को बनाया जाना, यथा के बाद डैश दे दो, पॉइंट ए में लिखो पोलज, डैश देके पहला पॉइंट ए में लिखो पोलज, और पोलज में डैश देकर लिखो, हाँ, वर्ष में 2 बार खेती, 2 बार खेती। पॉइंट बी लिखो प्रति, फिर डैश 2 लिखो एक वर्ष खेती के बाद 1 वर्ष खाली छोड़ना, 1 वर्ष खेती के बाद 1 वर्ष खाली छोड़ना। सी में लिखो चाचर, सी में लिखो चाचर, और चाचर में डैश देकर लिखो 2-3 वर्षों तक खेती नहीं, 2-3 वर्षों तक खेती नहीं। और पॉइंट डी में लिखो बंजर, और डैश देकर लिखो 5 वर्षों तक खेती नहीं, 5 वर्षों तक खेती नहीं। उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फिर अकबर ने दूसरा आधार उत्पादकता को भी फिर अकबर ने दूसरा आधार उत्पादकता को भी बनाया,
दूसरा आधार उत्पादकता को ही बनाया और इस आधार पर भूमि का वर्गीकरण उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि में किया। भूमि का वर्गीकरण उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि में किया। अब पॉइंट नंबर 3 में लिखो, भू राजस्व का निर्धारण। दैत्य का लिखो कि शेरशाह के काल में निर्धारण के लिए 1 वर्ष की उपज को आधार बनाया गया था। शेरशाह के काल में निर्धारण के लिए 1 वर्ष की उपज को आधार बनाया गया था। वहीं अकबर ने निर्धारण के लिए 1 वर्ष की उपज को आधार बनाया गया था। वहीं अकबर ने वहीं अकबर ने 10 वर्षों की उपज के औसत के आधार पर 10 वर्षों की उपज के औसत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। उपज के औसत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। पॉइंट 4 लिखो। अनाजों का लिखिएगा, चाहे भू राजस्व का नकद में परिवर्तन, दे देकर शेरशाह के काल में राजधानी के आसपास के मूल्य को भू राजस्व के निर्धारण के लिए आधार बनाया जाना। भू राजस्व के निर्धारण के लिए आधार बनाया जाना। भू राजस्व के निर्धारण के लिए आधार बनाया जाना। आधार बनाया जाना। आधार बनाया जाना। वहीं शेरशाह वहीं अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य को विभिन्न मूल्य क्षेत्र ब्रैकेट में देखो दस्तूर, विभिन्न मूल्य क्षेत्र दस्तूर में बांटना तथा प्रत्येक दस्तूर में 10 वर्षों के मूल्य का औसत निकालना और औसत निकालकर राज्य का दर निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट 5वां लिखिएगा, भू राजस्व प्रशासन देकर लिखिएगा, भू राजस्व प्रशासन को अधिक चुस्त बनाने के लिए राज्य के द्वारा अधिकारियों को
अधिकारियों को, हाँ हाँ अधिकारियों को, हाँ 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 देखिए कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहोगे? हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ दस्तूर उल अमल के रूप में, दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल के रूप में, उल अमल के रूप में एक प्रकार की आचार संहिता जारी किया जाना, एक प्रकार की आचार संहिता जारी किया जाना, एक प्रकार की आचार संहिता जारी किया जाना। ओके अब देखो बच्चों, अगर तुमको शेरशाह की पद्धति पर ऊपर लिखना पड़ेगा तो इसमें तो 300-350 शब्द अगर सब करोगे तो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हें इंस्ट्रक्शन सुनो, तुम फिर अब बैग समेटा। हेलो रुको, हाँ तो मैं फिर 10 मिनट विलंब कर दूंगा। मेरा एक इंस्ट्रक्शन सुनो, वो बहुत जरूरी है। जैसे इसको तुम नकल मारने की कोशिश करोगे, तुम्हारा साइज हो जाएगा 350 शब्द, समझ रहे हो? तो उसमें करना ये है कि ये सारे बच्चे वही हैं, जीएस वॉल्यूम यही देखता हूं कि जाने के लिए बच्चे बेचैन। अरे एक सेकंड सुनो तो सही यार, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अगर इसको तुम एज इट इज लिखोगे तो हो जाएगा 350 तक, तो उसमें तुमको अपना विवेक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम इंपॉर्टेंट को छोड़ देना। जैसे भूमि माप वाला में वो पोलज प्रति का जो आधार बना है उसको ले लेना, फिर किस प्रकार से वो 10 वर्ष का औसत निकाल रहा है ये ले लेना, दस्तूर उल अमल को ला रहा है वो लेना, वो 3-4 लेके उसको लिख देना है, मैंने काट देना, जहां तहां से लेस इंपॉर्टेंट है उसको काट देना है। ये सबसे बड़ी समस्या है एग्जाम हॉल में। जिस समय तुम्हारा सब संख्या बढ़ने लगेगा तो फिर तुम क्वेश्चन संभल नहीं पाएगा। खैर थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा ये तो रिवाइज आज करोगे ही, ये तो मैं कल रेडी हो के आओगे। और उसके अलावा एक थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन और, थोड़ा सा कल कुछ पेज पढ़ के आओगे। कल आना है तुम लोग को 9 बजे, 9 o'clock इन द मॉर्निंग। हमारे पास अब दिन गिने हुए हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। लाओ बुकलेट लाओ। और यहीं दिल्ली में रह के पढ़ाई करो, घर पर ज्यादा मत जाया करो, समझ रहे हो ना? हाँ एकदम गृह त्यागी बन जाओ, एकदम त्याग दो। हाँ अब देखिए कल तुम लोग थोड़ा सा, पेज संख्या तो थोड़ा ज्यादा है, क्या विचार है, पढ़ पाओगे ना? 77 में मुगल अर्थव्यवस्था है, 77 और 70 से 92 बहुत ज्यादा हो जा रहा है जी। 93 77 से 96 है, लेकिन 96 हो जाएगा। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करना तो कर। अब एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का फॉर्म में एक ही चीज दो जगह है तो इसलिए वो ज्यादा हो गया है, तो अपना देख लेना। हाँ कुछ नाम है आप लोग ले लीजिए।